कि जो हेल्थ WHO की डेफिनेशन है हेल्थ के मुतालिक कि इट शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इनमें से अगर कोई भी डायमेंशन ख़राब होगा तो वो डिसऑर्डर कहलाएगा। तो इसी तरह जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उनका रिलेशन है कि एक पर्सनैलिटी की कोई भी चीज़ अगर अफेक्ट कर रही है इन चारों एस्पेक्ट्स में से, चारों डोमेन्स में से कोई भी पार्ट, तो वो फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन जाएगा। जो लोग स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ होते हैं, दे प्रेफर टू स्टे अलोन। दे लाइक सॉलिट्यूड। उनको ज़्यादा घुलने मिलने का शौक नहीं होता, हुँ, और उनके जो इंटरेस्ट्स हैं वो भी ज़्यादा सेल्फ से रिलेटेड होंगे, एंड दे you can say that maybe they like their own company. They हुँ, don't enjoy the company of other people. They do not show any interest in any sort of sexual experience. They're not interested in developing any relationship with हुँ, anybody. और उसके अलावा उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो उस तरह से नहीं हुँ, लगेंगे। कोई जैसे कोई खुश होता है तो वो हंसता बिल्कुल। है, या कोई क्रिटिसिज्म मिलता है तो वो कोई और तरह का एक्सप्रेशन बनाएगा। इनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेट फेस की तरह होंगे। जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं डिसफंक्शनल होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हुँ, और जो स्किज़ोटाइपल क्या है वो टू सम एक्सटेंट कहीं न कहीं आपको वो कामकाज नज़र करते हुए वो आपको नज़र आ ही जाएँगे। इसके अलावा कुछ सिम्पटम्स और फर्दर जैसे इसकी हो सकती हैं जो प्रेज़ेंटेशन आप देखते हैं पेशेंट की, जैसे जो है वो सितारों को जो है आपस में मिलाते हुए, यानी कि आपकी तवज्जो उन पे दिलाते हुए कहेंगे कि ये ख़ास कुछ पैटर्न बन रहा है, जो ख़ास कुछ मैसेज दे रहा है मुझे। इसी तरह अगर समर सीज़न चल रहा है तो उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा कोई जो है ओवरकोट पहन के आपके सामने आ जाएँगे। तो इस तरह के कपड़े यानी कि जिनका कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से कोई चीज़ सूट नहीं करती, तो इस तरह की चीज़ें करते आपको नज़र वो आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी, आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। आज मंडे मंडे एंड जो विनिंग वेज़ लाहौर स्टूडियो से आपके साथ हम हाज़िर हैं। आज हमारा पैनल जो मंडे का पैनल होता है मिस मरियम सईद एंड जसपाल साहब, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। खुशामदीद। थैंक थैंक यू। यू। जी, तो हमारा जिस तरह मंडे का टॉपिक्स साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के मुतालिक होता है और हम डिस्कस कर चुके हैं द मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी। तो आज कुछ थोड़ा-सा तब्दीली लेकिन स्टिल डिसऑर्डर की तरफ ही, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। क्योंकि ये तो एक लंबी लिस्ट है, क्लस्टर्स ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, तो हम इनको डिवाइड कर रहे हैं फॉर द ईज़ ऑफ आवर ऑडियंस, के ताकि हर क्लस्टर को ड्यू फोकस दिया जाए, ड्यू अटेंशन दी जाए। तो आज के दिन हम क्लस्टर ए ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या वो डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक लेट्स डिग इन। अच्छा, इससे पहले बिफोर वी डिग इन, मैं ऑडियंस से चाहूँगा कि आप भी हम तक अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं, अपनी फीडबैक पहुँचा सकते हैं, अपना इनपुट पहुँचा सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप लाइव फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इवन हमारे वो जो व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं ताकि हम आपके मैसेजेस को, आपके इनपुट को, आपके क्वेश्चंस को अपने शो का पार्ट बनाएँ और आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएँ। तो आगाज़ करते हैं आज। जी, जसपाल साहब, क्या हाल है? जी, ठीक-ठाक। मैं आप तो कैसे हैं? जी। हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का तो ज़िक्र करेंगे, लेकिन ये पर्सनैलिटी एक्चुअली है क्या? हाउ वुड यू डिफाइन पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी जो वर्ड है ये पर्सोना से निकला है, जिसका मतलब मास्क है। और जब हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी के हवाले से बात करते हैं तो हम बेसिकली अ यूनिक सेट ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर्स की बात करते हैं, जो कि हमें कंसिस्टेंट नज़र आता है किसी इंसान के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। यानी कि पर्सनैलिटी से मुराद ये है कि किसी इंसान के कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स जो आपको डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर सेम ही नज़र आते हैं, और बाकी सब के लिए उनको ऑब्ज़र्व करना बिल्कुल आसान है। यानी कि अगर कोई इंसान किसी एक ख़ास सिचुएशन के अंदर डिफरेंटली बिहेव करता है और दूसरी सिचुएशन के अंदर डिफरेंटली बिहेव करता है, तो उसको हम करैक्टरिस्टिक के तौर पे, ख़ुसूसियत के तौर पे तो इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन हम उसको उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं कह सकते। तो पर्सनैलिटी के अंदर जो चीज़ आती है वो कंसिस्टेंट होती है किसी भी जो है सिचुएशन के अंदर। तो जो हमें ये यूनिक सेट नज़र आता है किसी इंसान के थॉट्स के हवाले से, कि वो उसके ख़्यालात अमूमी तौर पे कैसे रहते हैं, वो क्या महसूस करता है, उसकी इन जनरल लोगों के हवाले से,
अपने हवाले से क्या परसेप्शन है और फिर उसी से को ड्राइव करते हैं उसके बिहेवियर्स। तो जो उनके बिहेवियर्स के अंदर हमें चीज़ें नज़र आती हैं, तो इन सभी चीज़ों का अमलगमेशन जो है किसी इंसान की पर्सनैलिटी कहलाता है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई एक पर्सनैलिटी की डेफ़िनेशन। तो हम डिसऑर्डर्स जैसे हर बार मैं इस बात पे फ़ोकस करता हूँ कि जो हेल्थ डब्ल्यूएचओ की डेफ़िनेशन है हेल्थ के मुतालिक कि इट शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इनमें से अगर कोई भी डायमेंशन ख़राब होगा तो वो डिसऑर्डर कहलाएगा। तो इसी तरह जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उनका रिलेशन है कि एक पर्सनैलिटी की कोई भी चीज़ अगर अफेक्ट कर रही है इन चारों एस्पेक्ट्स में से, चारों डोमेन्स में से कोई भी पार्ट, तो वो फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन जाएगा। तो मिस मरियम, जी, लेट्स स्टार्ट विद द क्लस्टर ए। या तो व्हाट इज़ एक्चुअली द क्लस्टर ए जिसके अंदर तीन आगे सब टाइप्स आती हैं? राइट। सो क्लस्टर ए जो है, जैसे क्लस्टर ए है उसी तरह बी और सी है। क्लस्टर ए के अंदर 3 तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसको अगर हम बाय ने उसकी डेफिनेशन या उसकी नेचर को हम थोड़ा-सा डिफ़ाइन करें तो ऑड और इसेंट्रिक। हुँ, ऑड और इसेंट्रिक का मतलब है कि बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही आउट ऑफ प्लेस, यानी हमारी कल्चरल, अनोखा। रिलीजियस ना जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स है उससे हुँ, थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि वो कल्चरली भी एक्सेप्टेबल नहीं है और बिल्कुल। बहुत ही कोई ऑड सी कोई चीज़ है जिस पे किसी का बिलीफ हो। एंड इफ यू वर टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, तो आई वांट टू क्लियर वन थिंग आउट कि जैसे एक क्राइटेरिया होता है किसी भी डिसऑर्डर का, कोई उसको हुँ, उस सेट क्राइटेरिया को मीट करेगा तो तभी हम उसको डायग्नोज करेंगे। विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हम ये नहीं कह सकते कि भाई कुछ कुछ हमें कुछ अरसे से कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो बस ये तो फलाना जो है ये नार्सिसिस्ट है या हुँ, फलाना ये ऐसे है या बिल्कुल। वैसे है। विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत लंबी हिस्ट्री होती है और एक सेम पैटर्न हर चीज़ के अंदर देखने को हमें मिलता है। अच्छा, सही। अब उसमें बिहेवियरली इफ़ेक्ट यानी इमोशनली आप जो है वो पैटर्न्स एग्ज़िबिट करते हो, एंड दैट इज़ जैसे एक पर्सोना की जसपाल साहब ने बात की, वो आपकी पर्सनैलिटी का बहुत एक पक्का हिस्सा बन जाता है, एंड दैट इज़ हाउ यू विल यू नो शो योरसेल्फ और पुट योरसेल्फ हुँ, आउट देयर इन द सोसाइटी और कल्चर, बिल्कुल। राइट? तो उसमें अगर हम देखें तो डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट हमें नज़र आनी चाहिए, तभी हुँ, वो डिसऑर्डर बनेगा। अगर बिल्कुल। तो डिस्ट्रेस और फंक्शनल एरियाज़ में इम्पेयरमेंट नहीं है तो वो डिसऑर्डर ही नहीं है फिर। हुँ, अगर हम क्लस्टर ए की बात करें तो जैसे मैंने कहा ऑड और इसेंट्रिक हुँ, है, अनयूजुअल बिलीफ्स होते हैं, अनयूजुअली कोई ड्रेसअप करेगा, अनयूजुअली कोई बात करेगा, जैसे कि कहना कि मैं जो हूँ टेलीपैथी कर हुँ, सकता हूँ, या बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स पे यकीन रखना कि ये हुँ। सितारे मुझसे बात कर रहे हैं। अब उसके अंदर 3 तरह की डिसऑर्डर्स आते हैं जी, पैरानॉइड, हुँ, स्किज़ोइड और स्किज़ोटाइपल। हुँ, पैरानॉइड जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक व हुँ, शुबा करना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप ये देखते हैं कि किसी की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो किसी के साथ कोई बात नहीं शेयर कर पाएँगे। उनको लगेगा कि ये जो लोग बैठे हैं ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है? या ये जो है मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। जो हुँ, एक हम देखते हैं ना साइकोसिस के अंदर जब कोई होता है या कोई स्किज़ोफ्रेनिया के साथ होता है, तो उसमें जो है हम देखते हैं हुँ, कि बहुत ज़्यादा पैरानॉइड उनकी थिंकिंग होती है। वही चीज़ हमें यहाँ पे भी जो है देखने को मिलती है। और दे कैन नॉट कन्फाइड इन अदर पीपल। वो उस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ सही। ओपन अप नहीं कर पाएँगे। उनको लगेगा कि अगर मैंने कोई ये बात बता दी, तो अब ये मेरा नुकसान ही करेगा ये हुँ, इंसान जो है। बेसिकली जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी उहुँ। होते हैं, दे आर लिविंग एज़ अ पैरानॉइड। Yeah, it's a part of who हुँ, they are. It's their हुँ, pattern, and it's not something that is in control of them. हुँ, कि ये नहीं है कि कोई बीमारी उस तरह से वो हुँ, है कि भाई ये टेम्परेरी कोई बीमारी है, वो हुँ, पैटर्न में नजर आएगा, वो उठने बैठने में वो चीज़ नजर यस। आएगी। मतलब वो सो के उठेंगे तो वो तब भी पैरानॉइड ही होंगे, हुँ, और वो कोई और चीज़ कर रहे होंगे वो तब भी पैरानॉइड से ही होंगे, यानी शकी वहमी यानी रहेंगे कि वो हर जैसे बिल्कुल। चीज़ मुझे में। टाइमली उठाया नहीं ताकि मैं उठ के कोई अपना काम ना हुँ, कर लूँ। तो यानी कि हर चीज़ के अंदर वो कोई ना कोई वो जो है इस तरह से शकी मिजाज के साथ वो चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। हुँ, इसमें और भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पैरानॉइड पर्सनालिटी के साथ है तो उनको लगेगा कि ये किसी ने जो मेरे से मजाक किया है ना, असल में तो ये मेरी इंसल्ट करना चाह रहा है।
ठीक है, ये जो है ना, ये तुम मेरा हर वक़्त मेरा मज़ाक उड़ाना चाहते हैं, ये तुम हुँ, बस मेरा जो है कोई इनको मेरा कोई भला नहीं चाहिए, हुँ, ये बस जान के इसने मेरे साथ ये किया। हालाँकि बिल्कुल। अगले को पता भी ना हो हुँ, कि वो किस तरह से कोई सोच रहा है। तो पैरानॉइड पर्सनैलिटी के साथ हमें शक, वहम, हुँ, दूसरों के साथ जो है खराब रिलेशनशिप हुँ, और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग देखने को मिलती बिल्कुल। है, तभी वो डिसऑर्डर हुँ। बनता है फिर। और वो एक पार्ट कि वो ग्रज रखते हैं या कि अगर कोई किसी ने कोई बात कर दी है, हो या सकता है कि वो इवन 5 इयर्स अगो, 10 इयर्स अगो की कोई बात हो, लेकिन अगर उनको वो दिल इंसल्ट में फ़ील हुई है, दे विल होल्ड ऑन टू इट। दे या विल फ़ील कि नहीं, इस बंदे ने मेरी तो इंसल्ट की थी, चाहे वो इस तरह की कोई बात भी ना हुई हो, हुँ, चाहे वो एक सिंपल सी कमेंट जिस तरह बंदा करता है, उस तरह की उन्होंने बात की हो, लेकिन उन्होंने उसके अंदर बिकॉज़ ऑफ देयर पैरानॉइड पर्सनैलिटी या उन्होंने कुछ ना कुछ निकाल लिया हो। मे बी ही हैड सम अदर मीनिंग बिहाइंड व्हाट ही राइट। सेड। तो जसपाल साहब, अगर इसकी कोई एग्जांपल या केस स्टडी आप के ज़हन में हो, जी तो जी जैसे कि जी एग्जांपल है कि एक 35 इयर्स ओल्ड ऑफिसर वर्कर है जो रिफ्यूज़ कर देता है कोई मीटिंग अटेंड करने की। मतलब कि वो एक ऑफिस में काम कर रहा है और कोई मीटिंग आ गई है ऑफिस की, तो वो रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि उससे बिलीफ है कि मेरे जो कोवर्कर्स हैं वो मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्लॉट कर रहे हैं। मुझे मीटिंग में अगर मैं जाऊँगा तो हर कोई मेरा मज़ाक उड़ाएगा या या मुझे कोई हार्म पहुँचा सकता है। इवन एग्ज़ैक्टली। ये जैसे भी आपने एक केस बताया, मेरे ज़हन में एक मेरे जानने वाले ही हैं जिनका केस मेरे ज़हन में आ रहा था कि वो अपनी कोई भी डेट उनकी डिसाइड हो रही थी ना किसी प्रोग्राम पे जाने के हवाले से, कहीं भी जाने के को लेके, तो वो किसी से शेयर नहीं करते थे। और उसके पीछे उनका क्या बिलीव होता था कि जब भी मैं अपने प्लान्स किसी से शेयर करता हूँ, किसी को बताता हूँ कि फ़लाँ डेट पे मैं जा रहा हूँ, तो वो मेरा प्लान ही कैंसल हो जाता है। हुँ, तो इतने ज़्यादा उनका ये फ़र्म बिलीव था कि वो जब घर से भी आते थे वापस यानी कि लाहौर, तो अपने घर में भी नहीं बताते थे कि मैं आज जा रहा हूँ यहाँ से। हुँ, वो जब निकलने वाले होते तब भी वो बैग जब पैक करते थे, तो घर वाले पूछते थे, "बेटा कहाँ जा रहे हो?" हुँ, हुँ, सो वो कहते थे कि मैं भई जा रहा हूँ लाहौर। सही। सो इस हद तक जो है जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी के साथ हुँ, होते हैं या उन उन जो पैटर्न्स आपको लोगों में नज़र आते हैं कि वो अपनी चीज़ों को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं, दूसरे लोगों को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं कि कोई इंसान जो है मेरा बुरा ही चाहता है, मुझसे जेलसी ही रखता है। हुँ, 2 लोग आपस में बातें कर रहे होंगे तो उनको देखते हुए वो कहेंगे, ये कोई मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। हुँ, सो ये पैटर्न जो है सिर्फ़ उस आपको उनके घर में ही नज़र नहीं आता, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी, ये उनके फ्रेंड्स में भी नज़र आता है आपको। जैसे हमारे साथ जब उनका जो ताल्लुक है उस पे बात करें तो उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा पैरानॉइड रहते थे। सो ये हुँ, चीज़ें जो है आपको पूरी ही लाइफ़ की डोमेन्स के अंदर नज़र आती हैं जो इंसान एग्ज़ैक्टली। इस डिसऑर्डर के साथ अगर होते हैं। आप कभी ऐसे देखें कि कई दफ़ा होता है ना, किसी के साथ आप कोई हुँ, मज़ाक कर देते हो या आप तारीफ़ ही कर दो किसी हुँ, की, तो उसे लगेगा कि ये जो है ये मुझे तंज़ कर रहा है, ये मेरे जो है कोई ये अच्छी चीज़ नहीं चाहता। जैसे कई लोग होते हैं ना कि यार मज़ाक ना करो, सीधी बात, और वो अगर कोई सही सीरियस ही बात कर रहे हो, तो हुँ, तब भी उनको यकीन नहीं आएगा, उनको शक ही रहेगा कि ये जो है कुछ गलत ही है इसकी बात में। सो पैरानॉइड में वही, इन शॉर्ट अगर हम उसको देखें कि बहुत ज़्यादा शक्की वहमी रहना, और हुँ, इससे ताल्लुकात की ख़राबी भी होती है, और ये पैटर्न जो है वो ओवर टाइम डेवलप होता है। ये नहीं है कि वन डे यू जस्ट वेक अप एंड यू आर इन दिस पैटर्न और यू हैव दिस डिसऑर्डर। विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये टीन्स में, और फिर हम इस पे आगे जाके भी बात हुँ, करेंगे, तो ये ओवर टाइम डेवलप होता 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 फिर इम्पेयर्ड फंक्शनिंग की तरफ जो है वो चल बिल्कुल। पड़ता है। अच्छा, इसमें हम इसको कंप्लीट करते हैं। जो पीपीडी है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और पैरानोया एज़ अ सिम्पटम ऑफ सम अदर डिज़ीज़, इसमें भी थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करने की हमें ज़रूरत है। एक पैरानोया है, जो एक साइकोसिस का एलिमेंट हो सकता है, डिल्यूजन हो सकता है कि मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है। एज़ अ सिम्पटम आ एज़ अ सकता है। सिम्पटम आ सकता है किसी डिज़ीज़ का, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर होता है, या और किसी ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस में हो सकता है, जैसे आइस के अंदर पैरानोया बहुत कॉमन देखने को मिलता है, वीड के साथ भी वीट के आता साथ है। मिलता है। तो इस सिम्पटम को वर्सेस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट करने में हमें थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है। या जो साइकोसिस वाला एलिमेंट होगा, वो किसी डिज़ीज़ के साथ आ रहा होगा। मतलब कि अगर साइकोसिस है विद स्किज़ोफ्रेनिया, तो स्किज़ोफ्रेनिया की साइकोसिस को ट्रीट किया जाएगा तो ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पीपीडी का है,
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ये पैरानोया है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी है, तो इट विल बी अ लिटिल बिट मोर लॉन्ग लास्टिंग, Yeah. क्रॉनिक। Yeah. उसका किसी और डिजीज़ के साथ इस तरह का रिलेशन नहीं होगा। जो पैरानोया वाला है एज अ सिम्टम, वो साइकोसिस से रिलेटेड होगा कि उसके अंदर फिक्स्ड बिलीफ भी साथ में होगा। लेकिन विद पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इट इज़ नॉट इन द realms ऑफ साइकोसिस, Yeah. कि लिमिटेड रहता है, इतना नहीं होता कि वो उसकी वजह से साइकोसिस हम उसको कह सकें। इसी तरह कि जो हेलुसिनेशंस आती हैं साइकोसिस वाले के अंदर, पैरानोया के अंदर, वो पीपीडी के अंदर नहीं आएंगी। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर साइकोसिस वाला एलिमेंट नहीं होगा। Yeah. और जो मेडिकेशन वाला पार्ट है वो पैरानोया के अंदर तो लाजिम हो जाता है कि हम उनको कोई ना कोई एंटीसाइकोटिक दें। लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर फर्स्ट लाइन इज़ ऑलवेज सीबीटी, कि Yeah. उनसे हमें बात करने की ज़रूरत पड़ती है। Mm. और दैट्स हाउ कि हम उन दोनों जो हैं टर्म्स को मिक्स मैच ना करें कि दीज आर नॉट द सेम। Yeah. देयर इज़ वन एज अ सिम्टम, एज अ साइन, कि जो पैरानोया है साइकोसिस का एलिमेंट है, और दूसरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। Yeah. तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। जी. हम नेक्स्ट जो है स्किज़ोटिपल उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एंड ब्रेक के बाद स्किज़ोटिपल एंड Schizoid. स्किज़ोइड जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं युवास फॉर इट, एंड मंडे स्पेशल में आज हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड क्लस्टर ए ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया है कि किस तरह पर्सनालिटी जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो डेवलप करता है, क्या उसका क्राइटेरिया है, और किस तरह हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम पैरानोया। अब नेक्स्ट चलते हैं Yeah. स्किज़ोइड, जो स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एसपीडी शॉर्ट फॉर्म में। Mhm. तो मिस मरियम, अगर आप ही बता दें कि व्हाट आर द की फीचर्स, कोर फीचर्स, एंड व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5। सो अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR, अगर मैं आपको मोटा मोटा इसके अंदर बताऊं तो ये कि जो लोग स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ होते हैं, दे प्रेफर टू स्टे अलोन, दे लाइक सॉलिट्यूड, उनको ज़्यादा घुलने मिलने का शौक नहीं होता, और उनके जो इंटरेस्ट्स हैं वो भी ज़्यादा सेल्फ से रिलेटेड होंगे, एंड दे you can say that maybe they like their own company, they don't enjoy the company of other people, they do not show any interest in any sort of sexual experience, they're not interested in developing any relationship with anybody, और उसके अलावा उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो उस तरह से नहीं लगेंगे, कोई जैसे कोई खुश होता है तो वो हंसता बिल्कुल। है, या कोई क्रिटिसिज्म मिलता है तो वो कोई और तरह का एक्सप्रेशन बनाएगा। इनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेट फेस की तरह होंगे, दे विल बी लाइक एक्सप्रेशनलेस पीपल, और इमोशनली भी ये लगेंगे कि ये उस तरह से अवेलेबल नहीं है, दे वेरी कोल्ड, या देर इनडिफरेंट टू फीलिंग एनी काइंड ऑफ इमोशन। बिल्कुल। तो स्किज़ोइड का आप समझें कि ये ज़रा उस तरह से है कि डिटैच्ड हैं थोड़े बाकी लोगों से, बाकी सोसाइटी से, एंड दे डोंट feel interested, or maybe they are unable to fit in and socialize and form relationships like any other normal person would बिल्कुल, without a disorder. बिल्कुल। Yeah. तो इनमें एक जो बात कॉमन है, जो क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कि दे विल बी ऑड, दे विल बी एसेंट्रिक, Yeah. कि बाकी लोगों से जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनसे काफ़ी हद तक डिफरेंट होंगे, Yeah. कि उनके जो बिलीव्स होंगे। और ये वैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में ओवरऑल बताने की ज़रूरत पड़ती है कि दिस इज़ नॉट बाय चॉइस, Yeah, कि वो it's a चॉइस के pattern. साथ नहीं कर रहे होते। हाँ. दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ पैटर्न, Yeah. विच इज़ इनेट टू देम, कि वो उनकी पर्सनालिटी ही इस तरह ग्रो की गई Yeah. होती है। और इसी डिसऑर्डर, इसी पर्सनालिटी की वजह से अगर कोई डिसफंक्शनैलिटी आ रही है तो हम उसको फिर डिसऑर्डर में कंसिडर करते हैं। Yeah. बिल्कुल। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि इनके अंदर आपको ये जो पैटर्न्स हैं ये एपिसोड्स की फॉर्म में देखने में नहीं आते, ये लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं, ये काफ़ी अरसे से पेशेंट के अंदर आपको देखने में मिलते हैं। जैसे मिस मरियम ने ब्रीफली बताया भी इस पे कि 18 साल जो है उसके बाद हम इसको डायग्नोज करते हैं जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। तो
जो अभी स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे मिस ने कोई क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस किया, तो ऐसे लोग मैं थोड़ा बताऊँ कि कैसे उनकी प्रेज़ेंटेशन कैसी होती है ऐसे लोगों की? आप यूजुअली क्या उनके मुँह से सुनते हैं कि उनके लिए उनके नज़दीक किसी फ्रेंड के पास जाना, किसी शादी-ब्याह पे जाना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो हुँ, कहते हैं कि मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। जैसा मैं हूँ बस मैं ऐसा ही हूँ, मुझे इसी तरह एक्सेप्ट किया जाए। तो वो अहम इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं कि वो कहीं पे जाएँ और वो इन चीज़ों ये चीज़ें उनको बॉदर करती ही नहीं कि उनके बारे में लोग क्या कहेंगे। और चेहरे के तासुरात भी उनके जो है फ्लैट नज़र आते हैं आपको, कुछ एक्सप्रेशंस चेहरे के ऊपर आपको जो हुँ, दिखाई नहीं देते। बाज़ दफ़ा ऐसे लोग जो इन पैटर्न्स के साथ होते हैं, उनके वालिदैन भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा ही है। हुँ, जैसे आपको कहते हुए नज़र आएँगे अक्सर कि बचपन से ये अकेला-अकेला ही रहता है। अकेला अपने हुँ। स्कूल में भी जब जाता था तो अकेला ही बैठता था किसी डेस्क पे। इवन विद फैमिली भी जो क्लोज़ फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी इतने कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं बनते उनके। या हुँ। तो ना अपनी जो इमीडिएट फैमिली उनके साथ ताल्लुकात होते हैं जब हुँ, स्कूल वगैरह में जाएँ अगर ऐसे बच्चे कॉलेजेस में जाएँ, तो वहाँ पे भी आपको यही पैटर्न सेम देखने में आता है कि वो हुँ, लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते, उनको अच्छा ही नहीं लगता किसी से बात करना और अपने में ही गुम वो आपको दिखाई देते हैं। सो ये हुँ, चीज़ें जो है आहिस्ता-आहिस्ता जैसे वो आगे एडल्टहुड लाइफ़ में जाते हैं तो वहाँ पे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं उनको। सो इस तरह हुँ, से सोशली आइसोलेटेड रहना, अपने आप में मगन रहना, ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं और एक्सप्रेशंस का ना होना। हुँ। अच्छा, जो इसमें एक डिफरेंशिएट करने की बात आती है कि हमने वो वर्ड सुना हुआ है कि लॉन वुल्फ, कि मैं या अकेला ही सब कुछ कर लूँगा अकेला ही एंड सब पे भारी हूँ। अकेला ही सब पे भारी या हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट है। दैट इज़ कि वो बाय चॉइस कर रहे हैं और या वो इसको मतलब अगर कोई रिलेशनशिप बनाना भी चाहते हैं तो बना लेते हैं, कोई उनको मुश्किल नहीं आती। या लेकिन विद शीज़ोइड जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके अंदर दे लैक दिस पर्सनैलिटी, कि दे लैक द एबिलिटी टू फॉर्म कोई रिलेशनशिप, दे कोई डोंट नो हाउ स्ट्रॉन्ग टू। रिलेशनशिप। हाँ, बिल्कुल, दे डोंट नो हाउ टू। दे या में हो सकता है कि वो किसी के साथ कुछ फ्रेंडशिप की तरफ ले जाएं, लेकिन इट विल बी लाइक सुपरफिशियल। या दे विल इट विल नॉट बी समथिंग लाइक कि कोई क्लोज फ्रेंड है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे हैं, सारी बातें जिसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इनवॉलेंट्री उनकी डिटैचमेंट हो जाती है या कि दे आर नॉट अपनी मर्जी से कोई सबसे दूर नहीं रह रहे, एक इनवॉलेंट्रीली उनकी डिटैचमेंट रहती है और रिलेशनशिप नहीं बन पाते हैं। exactly, and it's also different from somebody who's an introvert, हम्म, because introverts they are very selective with the people they share their time with or anything at all. और इट्स नॉट लाइक कि वो सोशलाइज नहीं कर सकते या वो हम्म, रिलेशनशिप्स फॉर्म नहीं कर सकते, बट दे वेरी सिलेक्टिव। तो स्किज़ोइड के अंदर जो है वो सिलेक्टिव भी नहीं होते। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर नेचर, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी इन सच अ वे के बस वो उसमें वो चीज़ फिट इन ही नहीं होती है कि वो लोगों में बैठें, लोगों से बातचीत करें, लोगों के साथ कुछ भी शेयर करें, बिकॉज़ हम्म, दैट इज़ जस्ट देयर पर्सनैलिटी एंड दे डोंट थिंक दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट। या इमोशनली भी वो विथड्रॉन से होते हैं, इमोशनली भी जो है वो उस तरह से फ़ील नहीं कर पा रहे होते, बहुत फ्लैट सा उनका एक्सप्रेशंस होते हैं और सारा कुछ जो है वो बहुत आउट ऑफ प्लेस होता है। हम्म, Another thing which is very important is कि it is out of place, it's odd। ठीक है, अब इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो ऑड नहीं लगते हैं, हम्म, वो सिलेक्टिव होते हैं, तो वो कभी कर कर लेते हैं सोशलाइज, और हम्म। जहाँ पे करना मतलब होता जब है वो तक कर उनकी लेते हैं। बैटरी चार्ज्ड है या बेसिकली सोशल बैटरी उनकी तो जब तक है दे कैन डू दे इट, कैन डू इट। बट इट्स नॉट लाइक के उनसे होता नहीं है क्या। उनकी विद लाइफ हाँ, डिसफंक्शनल नहीं होती एग्जैक्टली विद बेसिकली। स्किज़ोइड इट्स ऑड। ठीक है, वो हम्म, बहुत आउट ऑफ प्लेस लगेगा, वो आपको लगेगा भी देख के बंदा कि यार ये कुछ बात नहीं कर रहा, कोई हम्म, बहुत इतनी बड़ी इसको न्यूज़ बता दी है तो एक्सप्रेशंस ही नहीं है, कुछ फील ही हम्म, नहीं कर रहा। तो दैट इज़ बिकॉज दे आर सो विड्रॉन सोशली कि वो उस हम्म, चीज़ में कनेक्ट ही नहीं कर पाते जैसे कि आम इंसान कोई कर हम्म। सकता हो। तो ये थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, अदरवाइज लोगों ने कमेंट्स में कह देना है कि फिर तो हमें भी है, सेल्फ डायग्नोस कर लेंगे लोग। सो यस। या और इसमें जो एक बात देखने को मिलती है कि देयर जो कैपेसिटी टू हैव सम प्लेजर वो इनेटली ही कम होती है। दे या इट्स कैन नॉट नॉट देयर। हाँ, दे कैन नॉट बी दैट हैप्पी एज सम अदर पर्सन या सम, मतलब जो बंदा ज़्यादा खुश हो रहा है, नॉर्मल खुश हो रहा है, हम्म जो गम
भी उस तरीके से ले रहा है, Yeah. तो एक्सप्रेशन काफ़ी हद तक ब्लंटेड होते हैं स्किज़ोइड Yeah. पर्सनैलिटी Blunt. This is डिसऑर्डर very के अंदर। flat. You're right. हुँ। जसपाल साहब, आपसे वही सवाल, कोई एग्जांपल, कोई केस स्टडी आपको रिगार्डिंग स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? हाँ, जैसे कुछ स्टेटमेंट्स का भी ज़िक्र किया हमने कि इस तरह से जो घर वाले हैं वो भी इस चीज़ को विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा बच्चा जो है ही इस तरह से, और बाकी सारे बहन भाई अच्छी बातचीत करते हैं, घुलते मिलते हैं, लेकिन ये सबसे अलग रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर इनसाइट की जो है वो भी लिमिटेड सी ही होती है। आल्दो उनको ये पता होता है कि वो सोशलाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो जो अर्ज है अंदर से कि वो सोशलाइज़ करें, क्या इसका बेनिफिट है और रिलेशनशिप की क्या अहमियत है, वो ये चीज़ कर नहीं पाते। सो ये उनकी यहाँ पे लिमिटेशन होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी फेस्टिवल पे, किसी भी इवेंट पे नहीं जाएँगे, और अगर चले भी जाते हैं किसी के कहने पे तो वो साइड पे ही रहेंगे। वो वहाँ पे घुल-मिल नहीं सकेंगे लोगों के साथ, और वो उनके नज़दीक ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट होंगी नहीं कि वो लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएँ। जो इंसान होने के नाते हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है इंटरडिपेंडेंस, तो उसको कभी वो कल्टीवेट कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो यही समझते हैं कि ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है या हमें करने की ज़रूरत ही क्या है। सो ये इसकी वजह से जो है उनके ताल्लुकात नहीं बन पाते, और उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जब उनको किसी की ज़रूरत हो तो फिर क्योंकि वो किसी के साथ अपना रिलेशन उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो घर फैमिली मेम्बर्स के अलावा बाहर की अगर बात करें तो लोगों के साथ उनके ताल्लुकात उस तरह से बन नहीं पाते। Yeah. बिल्कुल। तो ये तो था स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसका क्लोजली रिलेटेड जो दूसरा डिसऑर्डर है, स्किज़ोटिपल लास्ट डिसऑर्डर ऑफ क्लस्टर ए, Yeah. वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, एंड आज का शो हमारा जो सेगमेंट लास्ट रह गया है ऑन द क्लस्टर ए ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अब बारी है जो काफ़ी रिलेटेड है टू स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। Yeah. तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं ऑन इट्स ऑन कि व्हाट इज़ इट, व्हाट Yeah. इज़ स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। या अब ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूंगी तो हो सकता है पीपल विल कम आफ्टर मी कि नहीं ये तुम्हारे कल्चर का पार्ट है और ये क्या आपने बिल्कुल। बात किया, ऐसे तो नहीं। लेकिन हमें हाँ, इसको बताने की ज़रूरत पड़ती है कि व्हाटएवर इज़ कल्चरली एक्सेप्टेड, या दैट इज so नॉट that अ is something डिसऑर्डर। different. That is एग्जैक्टली, not a disorder. That is culturally accepted. एग्जैक्टली। इवन के काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बिलीव्स हमारे वो अगर हमारे कल्चर के आउटसाइड देखे जाएं, मतलब या किसी इस तरह के कल्चर में देखे जाएं जहाँ पे नहीं हैं, तो वहाँ पे वो डिसऑर्डर कहलाएंगे। एग्जैक्टली, जैसे अगर अफ्रीका में कोई चीज़ हो रही है तो वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल होगी। मे बी इफ समबडी डज इट हेयर तो शायद वो उस तरह हम्म। से एक्सेप्टेड ना मैं हो। इसकी एग्जांपल उस तरह देता हूँ कि जैसे वाइकिंग्स का है, या जैसे ग्रीक्स का है, जूस जूस जो है उनका गॉड्स गॉड पे, ऑफ, हाँ, तो उनका अगर बिलीफ पाकिस्तान के अंदर कोई करता है, दैट विल बी दैट कंसिडर्ड वुड ऑड। बी कंसिडर्ड ऑड, और मे बी या हो सकता है कि उसको डिसऑर्डर की तरफ भी लेके कंसिडर किया जाए। एग्जैक्टली। सो अगर हम इसके सिम्टम्स को देखें, इसकी सिम्टमोलॉजी को देखें, सो मैजिकल थिंकिंग जैसे होती है कि मैं यहाँ से बैठी हुई हूँ और जो पेशावर में मेरी फ्रेंड है मैं उसके साथ बात कर रही हूँ थ्रू माई थाट्स, थ्रू टेलीपैथी। तो ये जो है ये वैसे ही एक बहुत ऑड सी चीज़ है, एक बहुत अनयूजुअल सी चीज़ है। सो मैजिकल थिंकिंग इस तरह से अगर कोई प्रेजेंट करता है तो ये भी एक जो है डिसऑर्डर का जो है वो हम्म। सिम्टम है। इसी तरह कोई ऑड स्पीच, कोई सर्टेन तरह की कोई साउंड्स जनरेट करना कि इससे जो है मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या कोई बिलीफ ऑड होना जो कि बहुत आउट ऑफ प्लेस है, जैसे कि ये जो क्रिस्टल मैंने पहना हुआ है ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एक्सीडेंट्स। सो दैट डजंट रियली मेक सेंस उस तरह से। या फिर सस्पिशियसनेस होना, बहुत ज़्यादा शकी वहमी होना, ये भी इसका एक पार्ट है। जैसे हमने पहले पैरानॉइड देखा उसमें तो था ही सिर्फ ये, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ शक वहम भी आ जाता है। हम्म। और इसके अलावा कई लोगों की बड़ी रिपोर्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे यूनिक या अनयूजुअल हम्म। परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं
हुँ। जो कि आगे जसपाल साहब उसकी एग्जांपल्स भी आपको साथ साथ हुँ, देंगे। और बिल्कुल। अपीयरेंस कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि इसने थोड़ा सा डिफरेंटली ड्रेस किया, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी। हुँ, लेकिन समबडी हु के जो टाइपल अगर आप देखेंगे तो वो वाकई बहुत आउट ऑफ प्लेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सख्त गर्मी में कोई अगर किसी जानवर की खाल पहन कर आ जाए और उसका कोई बिलीफ हो कि मैं कोई टेलीपैथी कर रहा हूँ या मैं सितारों से कोई बात कर रहा हुँ, हूँ, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिसऑर्डर, क्योंकि वो हुँ, ना हमारे कल्चर में कहीं देखने को चीज़ मिलेगी, ना उनके घरों में वो चीज़ देखने को मिलेगी। और इसके अंदर अगर हम देखें तो सोशल एंजाइटी भी होती है। हालांकि जो ये चीज़ें कह रहे होते हैं उस पे बड़ा उनका हो सकता है पक्का यकीन हो, या साथ साथ क्योंकि पैरानोया भी है तो फिर हम हुँ, देखते हैं कि सोशली भी थोड़ा सा उस एरिया में भी थोड़ी सी इम्पेयरमेंट है, थोड़ी सी डिसफंक्शनैलिटी है। सो यस। रफली ये एक उसका जो है सिम्टमोलॉजी है इसके जो हुँ, टाइपल की, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सोशल डिस्कम्फर्ट देखते हैं, बहुत ऑड बिहेवियर देखते हैं, और हुँ, डिस्टॉर्टेड जो है वो थॉट पैटर्न देखते हैं कि हुँ, जो सोचें हैं इनकी वो भी उसमें भी कोई अलाइनमेंट नहीं नज़र आ रही है कि किस चीज़ किसी भी चीज़ को वो मिला देंगे किसी और चीज़ के हुँ, साथ, बिल्कुल। राइट। सो जैसे कि ये अंगूठी मैं पहन के रखूंगी तो तभी आई कैन हुँ, प्रिवेंट बिल्कुल। एक्सीडेंट्स, या दुनिया की जो है सारी जो एनिमल्स हैं उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ अगर मैं हुँ, ये पहन के रखूंगी, हुँ, और इफ़ आई ड्रेस इन दिस सर्टेन वे, तो दैट हुँ, is something that is not culturally appropriate, it's हुँ, not accepted, so that is जो कि हम schizotypal personality disorder में देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें दोबारा वही जिस तरह पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर बताने की कोई ज़रूरत पड़ती है कि पैरानोया इज़ समथिंग डिफरेंट एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आर समथिंग डिफरेंट। इसी तरह जो आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं कि अंगूठी से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये Yeah, डिल्यूजन नहीं होगा। हाँ, it could be an idea, you're यस, right। कि इट वुड बी अ पार्ट ऑफ देयर बिलीफ, लेकिन वो फिक्स्ड वाला बिलीफ नहीं होगा, मतलब वो डिल्यूजन में काउंट नहीं हाँ, होगा। कि इफ इट आप इज काउंटर डिल्यूजन, करेंगे तो उनको वो कहेंगे ओके बिल्कुल। मे बी हम्म, यू आर राइट, हो सकता है हम्म। कि कुछ और मैं पहन लूँ तो उससे तो वो राइट। डिल्यूजन अगर आ जाएगा तो उसको फिर साइकोसिस कहना पड़ेगा। या साइकोसिस के साथ फिर किसी डिजीज़ को रिलेट करना पड़ेगा। तो ये हमने डिस्टिंक्शन रखनी है। इसी तरह जो स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसका काफ़ी क्लोज रिलेशन है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ, हम्म बिकॉज़ इट ऑल्सो ऑन इट्स ऑन लाइज़ ऑन द स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बिल्कुल। हम्म तो उसको हमें देखना पड़ता है कि क्या ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कि प्रॉपर स्किज़ोफ्रेनिया है, क्योंकि फिर उस हिसाब से पेशेंट की हेल्प की जाती है। अब स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एपिसोडिक बीमारी है, हुँ, तो उसके अंदर एक्टिव फेज ऑफ साइकोसिस जो है वो हम एपिसोड्स में देखेंगे। लेकिन हुँ, अगर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो हम वो कंसिस्टेंसी जो है वो परवेसिव एक पैटर्न देखेंगे जो कि कंटिन्यूस हमें नज़र आएगा, और वो बहुत लंबे अरसे से होगा। हो सकता है कि क्योंकि ये एक स्पेक्ट्रम पर है तो हो सकता है उसके साथ कभी बीच में कोई साइकोसिस की एपिसोड भी आ जाए। तो यू राइट, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्किज़ोफ्रेनिया and schizotypal, but they lie on the same spectrum. सही। और फंक्शनैलिटी का भी इसमें बहुत अहम रोल है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं डिसफंक्शनल होते हैं अपनी लाइफ के हुँ, अंदर, और जो स्किज़ोटाइपल क्या है वो टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं आपको वो काम काज नज़र करते हुए और आपको नज़र आ ही जाएंगे। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स और फर्दर जैसे इसकी हो सकती हैं जो प्रेजेंटेशन आप देखते हैं पेशेंट की, जैसे जो है वो सितारों को जो है आपस में मिलाते हुए, यानी कि आपकी तवज्जो उन पे दिलाते हुए कहेंगे कि ये ख़ास कुछ पैटर्न बन रहा है जो ख़ास कुछ मैसेज दे रहा है मुझे। इसी तरह अगर समर सीज़न चल रहा है तो उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा कोई जो है ओवरकोट पहन के आपके सामने आ जाएँगे। तो इस तरह के कपड़े यानी कि जिनका कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से कोई चीज़ सूट नहीं करती, तो इस तरह की चीज़ें करते आपको नज़र वो आते हैं। इसी तरह से लोगों के हवाले से कि अगर वो टीवी देख रहे हैं तो उस पे ये बात कहना कि कुछ ख़ास मुझे मैसेज दिया जा रहा है कि फ़लाँ बंदा मेरा नुकसान करना चाहता है। या परिंदों को देखते हुए वो ये कहेंगे कि ये कुछ ख़ास मुझे मैसेज देते हैं कि मैं अपने जो एनिमीज़ हैं मैं उनसे कैसे बच सकता हूँ, और मुझे हुँ, आगाह करते हैं इस चीज़ से। तो दूसरे मेरी जो है ख़्यालात को पढ़ लेते हैं, और अक्सर ये भी आपको कहते नज़र आते हैं वो कि लोग पता नहीं क्यों नहीं मुझे समझते, मैं हालाँकि बड़ी समझदारी वाली बात करता हुँ, हूँ। हुँ, तो मेरी जो बातचीत है वो उनकी समझ में नहीं पड़ती, इसलिए मुझे इग्नोर कर देते हैं। सो हर डोमेन के अंदर, चाहे वो उनका घर है, चाहे कोई वर्क हुँ, प्लेस है, कहीं भी है,
तो ये पैटर्न्स आपको कंसिस्टेंसी इनके अंदर नज़र आती है। बिल्कुल। और हर कोई इंसान जो इनको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है वो उनके लिए काफ़ी अजीब ये चीज़ें रहती हैं जो कि नेचर भी हैं। हुँ, हुँ। मैजिकल थिंकिंग या कुछ सस्पिशियसनेस जो है हुँ, ये आपको नज़र आती है उनमें। बिल्कुल। अच्छा, इसको समराइज़ अगर किया जाए तो कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें स्किज़ोटाइपल को, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम समराइज़ कर सकते हैं कि दे वुड बी मैजिकल बट नॉट डेल्यूशनल, दे विल बी withdrawn but not या anxious, they will be odd but not psychotic। मतलब कि मैजिकल होंगे, delusional नहीं होंगे, withdrawn होंगे लेकिन anxious वाला कैटेगरी नहीं होगी। anxious is more related with जो क्लस्टर सी है। और इसी तरह ऑड बट नॉट साइकोटिक कि ऑड बिहेवियर होगा लेकिन इतना नहीं होगा कि हम उसको किसी साइकोसिस के अंदर, किसी डिल्यूजन या हेलुसिनेशन के अंदर उसको कैटेगराइज कर सकें। तो ये तो थे जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्लस्टर ए के मुतालिक। तो इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं ऑडियंस के भी और हमारे जहन में भी कि इनकी रेशो क्या है, प्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान कितना होता है, कितना प्रेजेंट, कितना देखने को मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि जसपाल साहब या मिस मरियम आप ज़रा बताएं कि जी। जो पाकिस्तान के अंदर इसकी रेशो है प्रेजेंटेशन की, इंसिडेंस की, वो कितनी है? पाकिस्तान में जो है इनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली इतनी रिसर्च ही नहीं की जाती, तो हमारे पास कोई स्टेटिस्टिकल फिगर ही नहीं है जिसमें मैं सही। आपको बता सकूं कि क्लस्टर ए में जो है पैरानॉइड, स्किज़ोइड या स्किज़ोटाइपल की ये परसेंटेज देखने को मिलती है। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसर्च या लैक ऑफ अवेयरनेस और इंसाइट अबाउट दीज डिसऑर्डर्स, इस पे कोई रिसर्च ही उस तरह से नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो वी डोंट हैव एनी एविडेंस। सही। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 3 to 5% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हम्म, सफ़र करती है विद एनी काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सही। और दुनिया दैट इज़ अ में भी इट सिग्निफिकेंट। इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर। हम्म, और जो ज़्यादातर जिन डिसऑर्डर्स पे बात की जाती है वो ज़्यादा क्लस्टर बी वाले हैं, ठीक है, हम्म, जैसे बॉर्डरलाइन है या नार्सिसिस्टिक है। उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत की जाती है, और ये वाले जो ऑड और एसेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं इसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा जो है क्लस्टर ए के ऊपर भी इतनी हम्म, ज़्यादा एविडेंस हमें नहीं मिलती है, तो कोई इतना ज़्यादा कोई हमें आइडिया नहीं है कि स्टेटिस्टिकल रेशो इसका क्या होगा। हम्म। सो या सो बेसिकली एक तो अवेयरनेस का भी इशू आ जाता है, दूसरा स्टेटिस्टिक्स वाला इशू कि अगर कोई प्रेजेंट करता भी है और डायग्नोस होता भी है तो उसका स्टैट मेंटेन नहीं होता, उसको स्टैट्स में शुमार नहीं किया जाता। इसी तरह जो कुछ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हमारी इंटरप्रिटेशंस हैं, मतलब कि किस बात को हम कल्चरली एक्सेप्ट कर लेंगे, किस बात को नहीं करेंगे, किस हिसाब से है, तो वो भी कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान, जहाँ पे एक डाइवर्स सा कल्चर है कि मल्टीपल रिलीजन्स देखने को मिलते हैं। मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, कुछ हिंदू कम्युनिटी भी है, कुछ अदर कम्युनिटीज़ भी हैं। या तो सबको देखते हुए फिर हमें डिसाइड करना, डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी तरह जो ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं रिगार्डिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब मैं साइकियाट्रिस्ट की बात नहीं कर रहा, जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, हाँ। साइकोलॉजिस्ट हैं जो जिनका सारा स्टडी ही अराउंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, इट इज़ वेरी लेस जो एक हमें बात करने को बनती है, मिलती भी है। या तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक तो अवेयरनेस भी काफ़ी कम है रिगार्डिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, और इनकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी या काफ़ी कम है। एंड इफ आई टॉक अबाउट, आगे जाके वैसे हमने ट्रीटमेंट पे बात करनी है, लेकिन हुँ, क्लिनिकली भी हम इतने ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे कि वो थेरेपी में आ रहे हों। और अगर कोई थेरेपी में आता भी है तो थेरेपी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर, ठीक है, जो कि हुँ, बहुत रेपिटेशन इनको चाहिए होती है, और कुछ डिसऑर्डर्स की तो बड़ी कन्फ्रंटेशनल किस्म की थेरेपी होती है, क्योंकि आपने इन लोगों के जो है ऑटोमेटिक जो बिलीफ्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको चैलेंज करना होता है, तो बहुत इसमें लंबी एक्सटेंसिव थेरेपी रिक्वायर्ड होती है, फिर कहीं जाके कुछ हुँ, रिजल्ट निकलता है, और वो भी बिल्कुल। इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन, द आइडेंटिफाइड पेशेंट, के वो कितनी एफर्ट इसमें हुँ, डालता है। अदरवाइज थेरेपी जो है वो ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल सीबीटी के 21 सेशंस हैं और हमें क्विक हुँ, रिजल्ट्स मिलेंगे। विद बिल्कुल। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड स्पेशली क्लस्टर ए,
इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अचीव हम्म, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, हमें yes, लॉन्ग टर्म में जाके कहीं रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली ये एक वही बात है कि जो फैक्ट है कि वी कैन नॉट गारंटी कि फ़र्स्ट इलाज से, फर्स्ट ट्रीटमेंट से कोई कंप्लीट रिजॉल्व या भी हो जाएगा इशू, क्योंकि इट इज़ अ लास्टिंग कंडीशन, एक क्रॉनिक कंडीशन। तो उसके लिए किसी न किसी सूरत में सीबीटी या किसी और थेरेपी की ज़रूरत मुमकिन है कि पेशेंट को ज़रूरत होगी ही। और इसके साथ जो दूसरा एलिमेंट है, शेम का एलिमेंट या बेसिकली, कि नोबडी इन पाकिस्तान एटलीस्ट कि वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट एनी साइकाट्रिक, एनी फॉर्म ऑफ साइकाट्रिक डिसऑर्डर, चाहे वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही क्यों ना या हो, कि वो लेबल्स से अभी तक वो स्टिग्मा अटैच्ड है या कि ये तो फिर किसी डिसऑर्डर, ये तो दिमाग ख़राब, ये तो कोई साइकाट्रिक पेशेंट है, इन तरह तो ये हम ले नहीं सकते, फिर शादी नहीं होगी, फिर क्या या बात नहीं होगी, कोई हमसे बात नहीं करेगा, दूर रखते हैं आपस में, एक दूसरे को कह लें कि आइसोलेट रखते हैं, हेल्प सीख नहीं करते। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान में हमें ज़्यादा फेस करने को मिलते और राइट। हैं। फैमिलीज़ जो हैं जैसे डॉक्टर सदाकत अली भी बात करते हैं इस पे कि बबल्स के अंदर ज़िंदगी गुजारना हुँ, चाहते हैं। सो मेल एडजस्ट कर रही होती है चीज़ों के साथ, जो भी इश्यूज़ आते हैं उनको एज़ इट इज़ कबूल कर लेते हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो इंटेंसिफ़ाई होते हैं, ज़्यादा उनके अंदर शिद्दत देखने में आती है। तो जब जैसे मिस ने भी बताया अभी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की जो जो ट्रीटमेंट है वो एक जो है लॉन्ग टर्म में चलने वाला ट्रीटमेंट है, क्योंकि पेशेंट के अंदर इनसाइट जो है वो भी लिमिटेड सी होती है। तो क्योंकि उसके नज़दीक वो ऐसा ही है, तो वो हुँ, यही चाहता है कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही बिल्कुल। एक्सेप्ट किया जाए। तो उस चीज़ के हवाले से जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है, हुँ, और जब तक हम शेम से नहीं निकलेंगे और इमोशनली जो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो दूसरों को जो कि डिजीज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं उनको लेके हमारा नज़रिया भी तब्दील नहीं होगा, जिसकी वजह से जो उनकी कंडीशन है वो मज़ीद वर्स होती चली जाएगी। सो पेशेंट को हेल्प करने के लिए सबसे पहले हमें खुद भी एज अ फैमिली भी ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि कोई भी इंसान किसी भी प्रॉब्लम के साथ हो सकता है। तो जब हम में अवेयरनेस आएगी तो हम उसकी राइट डायरेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। हुँ। तो अब हम बात करते हैं कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, स्पेसिफिकली जो क्लस्टर ए के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, तो इनकी क्या ट्रीटमेंट बनती है, क्या मैनेजमेंट बनती है, फर्स्ट लाइन क्या है, सेकंड लाइन क्या है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है? तो राइट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन, जो बेसिकली साइकोथेरेपी है। Yeah. With personality disorders, because we're talking about हुँ, patterns और ये कोई एपिसोड में उस तरह से आते नहीं है, so the first line of treatment is psychotherapy। और हुँ, उसके अंदर भी हम CBT देखते हैं, हम उसके अंदर जो है schemas यानी deep rooted आपके जो core beliefs हैं regarding हुँ, anything, उसको चैलेंज किया जाता है, ठीक है। सही। और उसमें बार बार जो है कुछ, जैसे मैंने कहा कि कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे नार्सिसिज्म है, बॉर्डरलाइन है, ठीक है, इवन विद जो आपका है पैरानॉइड है या ये स्किज़ोइड है, इसके अंदर हमें हुँ, पेशेंट को बहुत कन्फ्रंट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हुँ, अगर हम उसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे तो उनकी वो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कोर बिलीव्स वो हुँ, चैलेंज ही नहीं हो हुँ, पाएंगे। सो इसके अंदर वो जो है, रीइन्फोर्स होती हाँ, जाएँगी। वो रीइंफोर्स हो जाएंगे। बहुत अच्छी आपने बात की है कि अगर कोई अपना बिलीफ प्रेजेंट कर रहा है और हम हुँ, उस पर कुछ नहीं भी कहते हैं एंड वर जस्ट इवन क्वाइट, साइलेंस इज़ लाइक अ हाँ, फॉर्म ऑफ एग्जैक्टली, वैलिडेशन। सो वर जस्ट सेइंग ओके यू आर राइट, आई हुँ, हैव नो आंसर फॉर दिस। सो उसके अंदर जो है हम बहुत ज़्यादा उनकी थॉट्स को, उनके पैटर्न्स को, उनके बिलीव्स को चैलेंज करना पड़ता है। हुँ, और अब ये बहुत रेयर होगा कि कोई पेशेंट खुद से आए इस ट्रीटमेंट के अंदर, और ज़्यादातर लोग आएंगे रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से कि हुँ, भाई ये रिलेशनशिप का मसला है, इसका ये लड़ता झगड़ता है या ये हमारे साथ बैठता नहीं है, फिर ही हुँ, जाके आएंगे। क्लस्टर ए के लिए स्पेसिफिकली सोशल स्किल्स ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोशली विड्रॉन होते हैं, जो है सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं। तो हुँ, सोशली उनको ऐसी स्किल्स ट्रेनिंग देना कि वो बेसिक लेवल पर, एक वर्किंग लेवल के ऊपर लोगों के साथ बातचीत करना सीख जाएं, ठीक है। और अगर कोई काम निकलवाना है, अपना काम निकलवा लें, किसी के काम आ जाएं, किसी से कोई हुँ, बातचीत कर लें, तो बिल्कुल। ये जो है ज़रूरी है। सो मेन, जैसे मैंने आपको बताया कि
थॉट्स को, पैटर्न्स को, हम्म बिलीव्स को चैलेंज करने वाला जो है हम इसके अंदर हरबा आजमाते हैं, जो कि हम्म डेफिनेटली जो है स्कीमा थेरेपी से या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से ही अचीव किया जाता है। सही बाकी जो सिम्टम्स साथ आते हैं, अगर कोई हम्म एंजाइटी के साथ है, कोई डिप्रेशन के साथ है, फिर उसको सिम्टोमेटिकली मेडिकेशन के थ्रू भी बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है। जैसे अगर पैरानोया का एलिमेंट है मतलब इट इज़ नॉट साइकोसिस या लेकिन फिर भी लो डोजेज ऑफ एंटीसाइकोटिक दी कैन जा बी सकती है। यूज्ड सिमिलरली अगर आइसोलेशन या नेगेटिव पार्ट ज़्यादा है फीलिंग बैड एंजाइटी रैपिड मतलब ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स है हम्म ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं जिनको मैनेज नहीं किया जा रहा तो उनके लिए कोई ना कोई किस्म की एंटी डिप्रेसेंट जैसे एसएसआरआई है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं वो लो डोज में स्टार्ट की जा सकती हैं इसी तरह जो बाकी मेडिकेशंस हैं एंक्सियोलिटिक्स हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं फॉर द रिलीफ फॉर द मोमेंटेरीली रिलीफ के टेम्पोरेरी हम उनको थेरेपी में लेके आने के लिए उनको रिलीफ दे दें ताकि उनसे जो लॉन्ग टर्म की बात होनी है वो हो सके अभी एक मैं यहाँ पे पॉइंट मिस जैसे बात कर रही थी कि जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर अप्रोच की जाती है। तो ख़ास करके जब किसी ऐसे पेशेंट की, या चाहे मेल है चाहे कोई फीमेल है, तो ऐसे पेशेंट्स को शादी के बाद जो ज़्यादा मसाइल सरफेस पे आते हैं, और पहले जो बिल्कुल मसाइल आ रहे होते हैं फैमिली ने उनको एक्सेप्ट किया होता है शेम बड़ी की वजह ज़रूरी से। बात की है शादी वाली तो आपने क्योंकि इलाज तो इसका शादी में छुपा हुआ है। तो आमतौर पे ये चीज़ समझी जाती है कि शायद इसकी शादी कर देंगे तो शायद मसला हल हो जाएगा इससे, और फैमिली जो है वो हाइड कर रही होती है सारी चीज़ें, हम्म शेम से ऑपरेट कर रही होती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो सामने आते हैं, पर उसके बाद जो है ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। सो अगर हम्म पहले ही इन चीज़ों की आगाही जो है वो ली जाए, समझा जाए इनको, तो हम बहुत अर्ली ही इन मसाइल को रिजॉल्व कर सकते हैं, और बहुत अच्छे बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल मतलब हम वही मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ फैमिलीज़ को भी बताता हूँ कि वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी नाउ अब इस तरह की कोई ज़्यादा रही नहीं है बीमारियाँ जो अनडिस्कवर्ड हैं जिनके बारे में पता नहीं है कि करना क्या है अब वो करने वाली ही ज़रूरत है कि इवन इफ़ सम डिजीज़ आर क्रॉनिक जिनका क्योर नहीं है लेकिन मैनेजमेंट तो फिर भी मौजूद है बिल्कुल। कि हमें पता है कि हमने करना क्या है इसी के साथ ही जो साइको एजुकेशन है नॉट ओनली ऑफ द पेशेंट बट ऑल्सो ऑफ द फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़रूरी है कि या जब तक हम उनकी फैमिली मेम्बर्स को बिठा के उनकी डिज़ीज़ के बारे में उनके डिसऑर्डर के बारे में गाइड नहीं करेंगे प्रॉपरली गाइड नहीं करेंगे कि क्या चल रहा है एक्चुअली द पेशेंट के अंदर उसकी ब्रेन के अंदर वो क्यों इस तरह बिहेव करता है इसके पीछे उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं छुपी हुई दिस इज़ what he is allowed to do by the disease by the disorder बिल्कुल। या डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक जो है हम्म सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जैसे पेशेंट से ली जाती है, इस तरह फैमिली से जो इन्फॉर्मेंट होता है उससे सारा कुछ पूछना, जिससे डायग्नोस की तरफ हम आते हैं। देन आफ्टर ट्रीटमेंट जो स्टार्ट होता है, तो आफ्टर केयर जो है उसमें फैमिली को एजुकेट करना बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है, कि वो अपने रोल को इसमें पहचानें, और बजाय कि वो ताना मीना इन चीज़ों की तरफ जाएं, वो एम्पैथाइज करते हुए अपने प्यारे की हेल्प करें इसमें। बिल्कुल तो आई थिंक हमारा जो टॉपिक है आज का क्लस्टर ए वो कंप्लीट होता है अगर कुछ टेक अवेज बताने हों अपनी ऑडियंस के लिए हमारी ऑडियंस के लिए तो दिस इज़ द पॉइंट I would just say that we need more professionals to talk about these personality disorders, cluster A, B, and C, because हम देखें कुछ disorders हैं जिनके वाकई बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च है उसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट भी होता है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया बाइपोलर वी टॉक हम्म अबाउट देम अ लॉट और उनके बारे में भी बात करना ज़रूरी है लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर चाहे इसकी परसेंटेज इसका प्रेवलेंस रेट जो है वो कम है नोबडी रियली टॉक्स अबाउट दैम हम्म ठीक है क्योंकि हमें लगता है ये हार्मलेस है और हम्म ये जो है कोई बात नहीं इसको रहने दो ये हम्म ऐसे ही है सो वी डोंट टॉक अबाउट देम we need more professionals we need more doctors we need more psychologists हम्म to come forward and share their experiences of treating people and we need researchers so definitely हमें evidence भी चाहिए हम्म हमें experiences भी चाहिए तो हम्म जब तक कोई बात नहीं करेगा verbalize नहीं करेगा हम्म अवेयरनेस नहीं फैलाएगा तो तब तक किसी को पता नहीं लगेगा कि उनके साथ या उनके लव्ड वंस के साथ क्या प्रॉब्लम है एंड हम्म ट्रीटमेंट is a very essential part of spreading awareness about the disorder हम्म
कि अगर हमें पता होगा कि कोई मसला है तो तभी फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। सो हमें अगर पता ही नहीं होगा कि मसला क्या है और ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं तो कभी भी कोई ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आएगा। और हमारी क्योंकि सोसाइटी एक ग्रोथ की तरफ है और आबादी भी काफ़ी बढ़ती जा रही है डॉक्टर अहमद, तो बिल्कुल। मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। हुँ, और अगर मसाइल हैं तो उनका हल भी है, तो हमें हल तलाश करना है और उसके लिए हुँ। अवेयरनेस इज़ असेंशियल। बिल्कुल। इसमें मैं इतना कहूँगा जैसे आपने बताया कि प्रोफ़ेशनल्स की कमी है, प्रोफ़ेशनल्स ज़्यादा आगे आएँ या और साथ ही एक्सपर्ट्स भी या बेसिकली ना, कि जो प्रोफ़ेशनल्स जो रिलेटेड हों रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब कि स्पेसिफ़िकली भी हो सकता है कि उनकी स्पेशलिटी ही ये बन जाए कि दे आर मोर इन लाइन विद हाउ टू ट्रीट, हाउ टू डायग्नोज़ अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और जो स्कूल्स के लेवल पे भी या ये जज कर सकें कि इवन दो जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसका डायग्नोसिस लेटर ऑन बनता है, लेकिन कुछ अर्ली साइंस भी होते हैं हुँ, जिनको पिक किया जा सकता है, या ताकि अर्ली ऑन ही उनके कोई ना कोई इंटरवेंशन की जा सके और इंस्टेड के जो पेशेंट है वो कोई ख़राबी के अंदर अपनी लाइफ गुजारे, कोई कह लें कि खराबियाँ करता रहे, जब तक वो ख़राब पूरा ना हो जाए, तब तक एग्ज़ैक्टली। ही जब तक वो हॉस्पिटल खुद ना आए तब तक उसको हाँ, डायग्नोज ना किया जाए, बल्कि कि अर्ली इंटरवेंशन से उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। या दैट इज़ व्हाट आई वुड से। बिल्कुल। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होगी तो हम क्लस्टर बी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द क्लस्टर बी ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो उम्मीद है कि आज का जो क्लस्टर ए है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का, वो ऑडियंस के लिए एक ईज़ियर टू अंडरस्टैंड बन गया होगा। और कोई भी अगर क्वेश्चन फिर भी रहता है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आप हम तक अपना पैगाम पहुँचाएँ, अपनी क्वेरी पहुँचाएँ, अपना क्वेश्चन पहुँचाएँ, ताकि हम उसको एड्रेस करें अपने शो में उसको अपना पार्ट बनाएँ, शो का पार्ट बनाएँ, और इसी तरह हम आपके साथ अपनी बात को जारी रखें। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी ऑन द नेक्स्ट डे। थैंक यू।